नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसे हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देख लिया लेटर मुगल्स के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जितने भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद करना है हमने बताया भी था उसको। प्लस हमने देख लिया उसके बाद क्या चीज़ हमने देखा था, मराठा कन्फिडरेसी के बारे में, जिसमें हमने पेशवा का भी रूल देखा। प्लस जितने भी मराठाओं के साथ एंग्लो मराठा वार हुआ था वो भी हमने डिस्कस किया। प्लस जो भी हमारे जो रूलर थे मराठा के, जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर थे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, ये सारे जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, साहू हो, चाहे वो ताराबाई का रूल हो, तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। किसके समय क्या रिफॉर्म हुआ था, अष्टप्रधान के बारे में हमने देखा था, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स थे, तो किनका क्या पोस्ट था, वो पोस्ट आपको याद रखना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो जो ब्रिटिश, जो मतलब यूरोपियंस का आगमन हुआ, उसमें ब्रिटिश एक अलग मतलब बॉडी था। तो हमारा जो यूरोपियंस का जो आगमन हुआ दोस्तों, तो यूरोपियंस का आगमन किस क्रोनोलॉजिकल पीरियड में हुआ, किस टाइम पीरियड में हुआ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूरोपियंस का आगमन की बात करें, जिसे कौन सा टॉपिक से नाम से जानता है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूरोपियन क्या, एक पूरा सब कॉन्टिनेंट, आप जानते हैं कॉन्टिनेंट है यूरोपियन, जहाँ पर बहुत सारे देश हैं। समझ रहे, कॉन्टिनेंट है लेकिन बहुत सारे देश है वहाँ पर, जिसमें आप देखेंगे वहाँ से आपको फ्रांस भी मिल जाएगा, वहाँ पर पुर्तगाली पोर्तुगीज भी मिल जाएगा, वहाँ आपको इंग्लिश ब्रिटेन भी मिल जाएगा जो इंग्लैंड है, वहाँ आपको क्या बोल सकते हैं, डेंस भी मिल जाएगा, नीदरलैंड से जो रहते हैं डच भी मिल जाएगा आपको। तो ये सारा चीज़ आप देखने को मिलेगा। जो यूरोपियंस है, इनको यूरोपियंस बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा रूल किया इंडिया में 200 साल तक, जो पूरा राज किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, किसके, अंग्रेज के द्वारा किया गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्म है, वो पहले इंडिया आया। तो दोस्तों, जो सबसे पहले यूरोपियंस जो इंडिया में जो लोग आए, उनका मेन मकसद क्या था, उनका जो मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वो यहाँ आए थे क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। उनका ये मकसद नहीं था कि हमें यहाँ आकर कब्जा करना है, लोगों पर शासन करना है, लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, उनको लूटना है, मारना है, समझ रहे हैं ना, उनका शोषण करना है, ये सब सोचकर वो लोग नहीं आए थे। वो पहले आए थे यहाँ ट्रेड करना। लेकिन जब यहाँ आए तो उनको एक मन में लोभ आ गया, जब देखे कि अरे भाई यहाँ से तो कमाई बहुत ज़्यादा है, हम क्या कर रहे हैं कि बुलियंस लेकर, बुलियंस जानते हैं ना क्या होता है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ से सोना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी ट्रेड होता है उस समय पैसा तो नहीं चल, सोना चलता था। तो वो लोग वहाँ से आ रहे हैं इंग्लैंड से, यहाँ सोना देकर जा रहे हैं, यहाँ से सामान खरीदे, जैसे कॉटन हो गया, रॉ कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ओपियम हो गया, साल्ट पीटर हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये सब सारे चीज़ें वो सब अंग्रेज वहाँ वापस ले जाते। स्पाइस सबसे ज़्यादा वहाँ, आप जानते हैं कि वो लोग ठंडा प्रदेश में रहते, तो वहाँ स्पाइसेस, जो उनको मीट को प्रिजर्व करना रहता है, तो स्पाइसेस जो मतलब मसाला होता है, मसाला वो लोग बहुत चाहते हैं। तो मसाला वो इंडिया से, अभी भी इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है मसाला दूसरे कंट्री में, खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज है। तो वो लोग एक व्यापार के रूप में आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे भाई यहाँ तो इतना सारा लोग रह रहे हैं, और यहाँ पर क्या है कि लोग देख रहे हैं कि राजा में एक दूसरे में लड़ाई भी हो रहा है, हमारे पास एक अच्छा मौका है, हमें और प्रॉफिट मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, यहीं पर लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, शोषण करेंगे, और यहीं से जो पैसा बनेगा उसी पैसा से हम सामान खरीदेंगे। और आगे जाकर तो ऐसा हुआ कि वो पैसा भी नहीं देते थे, वो खुद ही बनवा रहे हैं, लेबर मजदूरी, बेरोजगारी, मतलब जो बेगारी करवा रहे हैं, और एक्सप्लॉइट करवा के, शोषण करा के, और फिर जाके वो सामानों को बेच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस था जो कि शुरू हुआ था। तो मेनली डीप में हम लोग पढ़ेंगे जब फाउंडेशन कोर्स का कंप्लीट करेंगे। ये आपको मतलब एक ओवरव्यू मैंने बता दिया। तो जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ था दोस्तों, तो ये क्रोनोलॉजिकल पीरियड याद रखना, जो सबसे पहले जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में कौन सबसे पहले यूरोपियंस इंडिया है, आपको सबसे पहला कौन थे, पोर्तुगीज, जिसको पुर्तगाली बोला जाता है, पोर्तुगीज। सेकंड हमारा कौन था क्रोनोलॉजिकल पीरियड में, याद रखना, डच, आपको बोलना है बार बार। इंग्लिश सबसे पहले पोर्तुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेंस, और फिर फ्रेंच। तो पोर्तुगीज को बोला जाता फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो। सबसे पहले ये इंडिया में आगमन किया, सबसे पहले इसने व्यापार शुरू किया पोर्तुगीज ने, लेकिन ये सबसे लास्ट में गया, समझ रहे हैं ना। इनको 1961 में भगाया गया भारत से। तो देखेंगे पोर्तुगीज की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर द केप रूट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द यूरोप टू इंडिया बाय वास्को डिगामा। सबसे पहला जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स था पोर्तुगीज का, वो कौन था, वास्को डिगामा बोला जाता है। जो इंडिया का जो इसने खोज किया, कौन था, वास्को डिगामा। 1498 में ये इंडिया आया। ये कौन सा पोर्ट पर आया था, कैलीकट का पोर्ट पर, जिसे आज केरला का जो पोर्ट है कैलीकट, जिसे आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कैलीकट के पोर्ट पर आया। कौन से डेट, मई 1749, तो ये इतना इंपॉर्टेंट, 49 आप 1498 याद रखना है। एंड वाज रिसीव्ड बाय द हिंदू रूलर ऑफ कैलीकट, जो हिंदू रूलर था उस समय कैलीकट का, जो कि टाइटल इसका क्या नाम था, जैमोरिन।
तो याद रखना जैमोरिन द्वारा इसे रिसीव किया गया, स्वागत किया गया कि आइए व्यापार कीजिए हमारे साथ। तो हम लोग अतिथि देवो भव, आप जानते हैं हमारा एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, जो कि हमारा उपनिषद, हमारा एक कल्चर है। हम लोग मेहमान को भगवान का रूप देते हैं, सम्मान देते हैं। तो लेकिन जब उस समय भी बहुत से रूलर्स आते थे बाहर से, जो ट्रेड होता था, हमारा जो आज भी ट्रेड रिलेशंस क्या है कि हम लोग उनको आगमन करते हैं, आइए आप हमारे साथ व्यापार कीजिए, हम लोग उनको मतलब भगा नहीं देते हैं। तो वो भी उस समय का कल्चर होता था, लेकिन वो ब्रिटिश ने इस चीज़ को क्या किया, मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। तो जैमोरिन द्वारा क्या किया था, रिसीव किया गया था। दिस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशन एट द कैलिकट, कोचिन और कैननोर। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्टेशन आपको इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि वो पोर्ट से सटा हुआ रीजन है, ये सब रीजन है। जो कोस्टल रीजन होता है ना दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है कि उस समय तो रेलगाड़ी का शुरुआत तो हुआ नहीं था, आप जानते हैं 1853 में हुआ सब चीज़ शुरू हुआ। बस तो ट्रक चलता नहीं था कि आप यूरोप से बस से या ट्रेन से चलाइएगा। उस समय शिप से, जहाज से आ जाता। तो जहाज से जितने भी लोग आते थे, इसलिए आप देखेंगे जो साउथ एरिया का जो रीजन है वो सटा हुआ, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल का जो पार्ट है, वो पार्ट पर ब्रिटिश सबसे पहले आया। जो मतलब अंग्रेज था, जो यूरोपियंस था, वो सबसे पहले आया, क्योंकि वो सब आराम से वो क्या करते थे, पूरा जो मतलब घूम के केप ऑफ गुड हॉर्न आपने देखा होगा, जो अमेरिकन का जो कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, फिर केप ऑफ गुड होप जिसे बोला जाता है, वो पूरा पार करके वो इंडियन कॉन्टिनेंट में आपको पहुंचे, वो समुद्र के रास्ता से। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो कोचिन क्या, कोचिन वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया। ये कोचिन क्या था, सबसे पहला कैपिटल था पोर्तुगीज का। लेटर क्या किया, गोवा से रिप्लेस कर दिया गया, और गोवा में उनका मेन हेडक्वार्टर बन गया, वहीं से उसको हटाया भी गया था लास्ट 1961 में। पहला जो पोर्तुगीज गवर्नर था, अब क्या है दोस्तों, गवर्नर भी आपको याद रखना पड़ेगा। जितने भी गवर्नर हैं, खासकर सारे गवर्नर ने, लेकिन 2-3 गवर्नर, चाहे फ्रांस का हो गया, फ्रेंच हम लोग पढ़ेंगे, चाहे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश को तो आपको सारा याद रखना पड़ेगा 1940, क्योंकि उसने राज ही किया, रूल ही किया 1947 तक, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर देखें हम पोर्तुगीज का, चाहे हम देखें इंग्लिश का, चाहे हम देखें डेंस का, डच का, तो ये कुछ सारे गवर्नर आपको याद रखने होंगे। तो जैसे सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर की बात करें, जो पोर्तुगीज का जो पहला गवर्नर था इन इंडिया, उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने क्या किया था, इसका एक चीज याद रखना, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। इस पॉलिसी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कि कोई भी, जैसे पोर्तुगीज ने अपना क्या किया, कोचिन में या कैननोर में एक अपना पोर्ट एस्टेब्लिश कर लिया, वहाँ पे एक फैक्ट्री बना लिया, और क्या किया कि पानी में एक एरिया, जैसे आज भी देखते हैं ना नेवी जो क्या होता है, इसका एक अपना एरिया होता है। उस एरिया से अगर आप बाहर जा रहे हो, उस एरिया से कोई इंटर करा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप पर आक्रमण हो सकता है, आपको एक घुसपैठिया, आपको दर्जा दे दिया जाएगा। उस समय क्या होता था कि पोर्तुगीज ने क्या किया, एक मतलब नेवी ऑफिसर, इससे नेवी इसका बहुत मजबूत हुआ करता था, तो इस तरह से क्या किया, एक परमिट सिस्टम चला दिया। मतलब आप पानी में इंटर कर रहे हैं, इंडिया से व्यापार करना चाहते हैं, तो पहले आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, तब जाकर आप परमिट कर सकते हैं। तो कार्जेस सिस्टम इसने शुरुआत किया था। तो याद रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा था, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा में। तो ब्लू वाटर, तो मतलब जब बोला जाता है, उसमें बोला जाता है अगर पानी पर आपका कब्जा है, अगर आप शिप नेवी आपका मजबूत है, तो आप इंडिया पर रूल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो गवर्नर था, उसका क्या नाम था, अल्फोंजो डी अल्बुकर्क। ये अल्फोंजो मैंगो नहीं दोस्तों, जो महाराष्ट्र में उगाया जाता, अल्फोंजो डी अल्बुकर्क नाम है, याद रखना है। इसने 1503 एडी में अराइव किया इंडिया में, गवर्नर बना पोर्तुगीज का। इसने क्या किया, गोवा को कैप्चर किया बीजापुर के रूलर से। फिर इसने क्या किया, नया पॉलिसी, इंपेरियलिज्म का पॉलिसी इसने अपनाया। फिर नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट जो रूलर था उसका नाम था क्या था, नाइनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा जिसको बोला जाता है। ये आपको पुर्तगाली नाम सब है, तो थोड़ा सा अजीब भी लगता होगा। इसने क्या किया कि कैपिटल को जो ट्रांसफर किया, गोवा को तो कैप्चर किया था अल्फोंजो डी अल्बुकर्क ने, लेकिन इसने कैपिटल को ट्रांसफर किया कोचिन से गोवा। ये किसके द्वारा किया गया था, नैनो डी कुन्हा द्वारा किया गया था। ही एक्वायर्ड, इसने क्या किया, दीव और बेसिन, जो दमन एंड दीव की हम बात करते हैं, उसको एक्वायर किया बहादुर साहब गुजरात से, वहाँ का जो रूलर था बहादुर साहब गुजरात का, उससे एक्वायर किया। फिर देखे पोर्तुगीज ने क्या किया, दमन को भी एक्वायर किया। फिर अगर देखे तो उसने हुगली लॉस्ट कर लिया, 1631 में हुगली लॉस्ट कर लिया, ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां का समय रेन था, पोर्तुगीज किंग गेव बॉम्बे। लेकिन अगर देखे पोर्तुगीज, अगर यहाँ पर देखिए, एक हमने आगे बात करेंगे, जो बॉम्बे में जो मेन हेड क्वार्टर ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, तो पोर्तुगीज की जो प्रिंसेस थी, जिसका नाम था कैथरीन। तो जो कैथरीन थी, वो चार्ल्स सेकंड जो मतलब राजा था किसका, इंग्लैंड का, उसके साथ शादी हो गया। तो मतलब एक दहेज के रूप में, ऐसा नहीं दहेज आज ही के समय चलता, उस समय दहेज चलता था, तो दहेज में समझ रहे, यहाँ उसका अपना देश नहीं, अपना नहीं, लेकिन फिर भी उसने बॉम्बे को दहेज में दे दिया था। समझ रहे हैं ना, मतलब तुमने यहाँ पर अगर राज किया, मतलब ट्रेड किया, तुमको यहाँ पर दिया गया समय कि चलो ट्रेड करो, तुमको इज्जत दिया गया, तुमने क्या किया,
पूरा चीज़ों मतलब जगह पर ही कब्जा कर लिया। उसने बॉम्बे को ही मतलब कि डॉरी के रूप में, दहेज के रूप में किसको दे दिया, इंग्लिश जो मतलब उस समय किंग था चार्ल्स सेकंड को दे दिया। फिर क्या किया चार्ल्स सेकंड ने, क्या किया, उस लीज पर कुछ पैसा लेकर, मतलब कि जो मंथली सैलरी पेड किया जाता था उस लीज पर उसने क्या किया, ब्रिटिश को दे दिया। फिर ब्रिटिश उसको हेडक्वार्टर बना दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पोर्तुगीज फैक्ट्री जो स्टैब्लिश हुआ था वो कैलिकट में हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, फर्स्ट पोर्तुगीज कहाँ हुआ था, कैलिकट में हुआ था। फिर आपको नेक्स्ट याद रखना था फेमस जेसुइट सेंट, मतलब जो समय जो अगर देखिए क्रिश्चियनिटी का जो मिशनरी है, जो मतलब प्रचार करने वाले जो जेसस सेंट है, उनका क्या नाम था, फ्रांसिस्को जेवियर। फ्रांसिस्को जेवियर अराइव्ड इन इंडिया विथ मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा। ये चीज आपको ध्यान रखना। द मराठा कैप्चर सेल्सिट एंड बेसिन, उसे मराठा ने भी कैप्चर किया था सेल्सिट बेसिन में, पोर्तुगीज के साथ लड़ाई हुआ करता था। इन द एंड दे ये वेयर लेफ्ट ओनली विथ गोवा, दीव एंड दमन। लास्ट में पोर्तुगीज ज़्यादा इतना शक्तिशाली नहीं बन पाया, तो गोवा और दमन द्वीप क्या हुआ, उसके हाथ से छूट गया, जो कि 1961 तक क्या था, आपको पोर्तुगीज के अंदर था। उसके बाद भारत सरकार ने उसे बाहर निकाल दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब क्या होता है दोस्तों कि हमने बात किया ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके याद रखना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सिर्फ आपको ऐसे ये नाम के थ्रू याद नहीं रखना है कि सबसे पहले पोर्तुगीज आया, डच आया, इंग्लिश आया, डेंस आया, फ्रेंच आया। आपको डेट भी याद रखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें पोर्तुगीज का, तो आप देखते हैं वास्को डिगामा का जो एंट्री हुआ वो 1498 में हुआ। फिर इंग्लिश की बात करें तो ये 1600 में हुआ। फिर डच की बात करें तो 1602 में, 2 साल बाद हुआ। फिर डेनिश की बात करें तो 1616 में हुआ, 1616 में। फिर फ्रेंच की बात करें सबसे लास्ट में हुआ 1664 में। तो ये डेट भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पर याद रखना, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर नेक्स्ट अगर देखें डच, तो पोर्तुगीज हमने देख लिया, अब डच। तो डच के अगर बारे में बात करें तो डच, ये जो कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ 1602 में हुआ। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इंडिया है। सबसे पहले इसने जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया वो कहाँ पे किया, मसूलीपट्टनम में, जो कि एक आंध्र प्रदेश में रीजन है मसूलीपट्टनम। वहाँ इसने फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश, याद रखना फर्स्ट फैक्ट्री जो हमने कैलिकट रीजन में देखा, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया था, कोचिन रीजन में, कैलिकट रीजन में, वो था आपको पोर्तुगीज के द्वारा, पुर्तगाली द्वारा। लेकिन जो डच के द्वारा शुरू किया गया था मसूलीपट्टनम में 1605 एडी में। फिर पुलिकट में 1610 एडी में, ये भी डेट याद रखना। सूरत में 1616 में, बिमलीपट्टनम में 1641 में, कराईकाल में 1645 में, और चिंसूरा में, कासिम बाजार में, पटना में भी डच द्वारा किया गया था दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1632 में, ये बार बार रिपीट किया गया है। स्टूडेंट को पता होना चाहिए 1632 आपको पता होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये क्वेश्चन आपको रिपीट किया जा रहा है। आप 68 का क्वेश्चन देख ले, 68वीं का देख ले, 69वीं का देख ले, 70वीं का देख ले, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। 1632 में डच का फैक्ट्री पटना में एस्टेब्लिश हुआ। तो ये सबका डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डेट आपको याद रखना, पटना में एस्टेब्लिश, क्योंकि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। फिर अगर देखें पुलिकट वाज देयर मेन सेंटर इन इंडिया, इतना तक 1619 तक रहा। फिर नागापट्टनम से उसे रिप्लेस कर दिया गया। डच ने क्या किया, ब्रिटिश को कंसीड किया, मतलब ब्रिटिश को पूरा टेरिटरी दे दिया। जब उसका डिफीट हुआ था, कौन सा बैटल हुआ था, ये याद रखना, बैटल ऑफ सेदारा। समझ रहे ना, बैटल ऑफ सेदारा हुआ था डच का 1759 में। जो 1759 में जो बैटल हुआ, उसके बाद ब्रिटिश, ये डच यहाँ से इंडिया से आपको निकल गया, भाग गया। ब्रिटिश का क्या हुआ, पूरा कब्जा हो गया। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर इंग्लिश की हम बात करें, अगर हम यहाँ पर इंग्लिश की बात करें, अंग्रेज की बात करें, तो अंग्रेज का जो आगमन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अंग्रेज का जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था वो आप देख सकते हैं। जॉन माइल्डनहेल मर्चेंट नेवर वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन हु अराइव्ड इंडिया इन 1598 एडी में, चार्टर लेकर आया था ये। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, पॉपुलरली नोन द इंग्लिश इंडिया कंपनी, जिसे क्या बोला जाता था आपको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था। ये याद रखना आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। प्लस उसके बाद क्या है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 एडी में इंडिया में मतलब अपना कंपनी खोला, उसने मतलब रूल करना शुरू किया, ट्रेडिंग करना शुरू किया। कैप्टन विलियम हॉकिंस, हमने बात किया था प्रीवियस लेक्चर में, जहांगीर के कोर्ट में आया था। जहांगीर कोर्ट में 69 एडी में इसने क्या किया, परमिशन लेना था कि हम अपना फैक्ट्री यहाँ पर खोल सकते हैं। फैक्ट्री हमने बताया था ना, वेयर हाउस की तरह। फैक्ट्री नहीं था कि किसी तरह का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था कि कोई भी सामान आप वहाँ पर बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं था वहाँ पर। फैक्ट्री जो बनाया गया था वो इसलिए खोला जाता था कि मतलब अब जो सामान जो खरीद रहे हैं उसको कलेक्ट करने के लिए गोदाम चाहिए, जिसे आप वेयर हाउस बोलते हैं, स्टोरेज रूम बोलते हैं, कि वहाँ पर सारा सामान रख ले और वहाँ से हम एक्सपोर्ट करें। वो जो क्या था, कोस्टल एरिया के नज़दीक लिया जाता था, समुद्र के नज़दीक, कि वहाँ से सामान डायरेक्ट शिप पर लोड करें और वापस हम इंग्लैंड ले जाए, वहाँ जाकर बेचें, ये चीज़ होता था। तो सूरत में फैक्ट्री वहाँ पे एस्टेब्लिश करने का परमिशन इन्होंने मांगा।
कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। अब फरमान वाज इशूड बाय जहांगीर द्वारा फरमान किया गया था, जो कि मतलब इंग्लिश को बोला कि चलो तुम फैक्ट्री वहां पर बना सकते हो सूरत में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर जेराल्ड ऑन्गियर, इसने क्या किया था? जो जेराल्ड ऑन्गियर था दोस्तों, जो हमारा जेराल्ड और ऑन्गियर था, बॉम्बे फर्स्ट गवर्नर इसको माना जाता है 1669 में। ये चीज ध्यान रखना। थॉमस रो, इसने भी जहांगीर के कोर्ट में विजिट किया था, समझ रहे? ये एम्बेसडर के रूप में विजिट किया था। किंग जेम्स वन ने इसे भेजा था जहांगीर के कोर्ट में। ये भी परमिशन मांगने गया था कि हम और फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं कि नहीं। ये चीज़ याद रखना। फिर अगर देखें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया गया इंग्लिश के द्वारा, तो अगर देखें यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट फैक्ट्री आपको सूरत में बनाया गया 1608 एडी में, जो कि फिर रिप्लेस किया गया बॉम्बे से, जब उसको बॉम्बे से मिल गया चार्ल्स सेकंड के द्वारा लीज पर, हेडक्वार्टर्स वहाँ पर बना दिया गया। फिर अगर मद्रास में भी उसने फैक्ट्री सेटअप किया, राजा चंद्रगिरी से वो परमिशन ले लिया, उसको फोर्टिफाई कर दिया, उसको फोर्ट फोर्ट संत जॉर्ज के नाम से उसको जाना जाता था। फोर्टिफाई करने के बाद उस फैक्ट्री को, फिर अगर यहाँ पर देखें 1690 एडी में जॉब चार्नूक स्टैब्लिशड फैक्ट्री एट सूतानाती, जो कि मेनली कलकत्ता रीजन में, एंड द जमींदारी ऑफ सूतानाती, 3 विलेज का जमींदारी राइट उससे मिल गया सूतानाती, कालीकाटा एट गोविंदपुर। ये तीनों जगह को मिला के दोस्तों कलकत्ता आज के समय माना जाता है, समझ रहे हैं ना? जो कलकत्ता रीजन है जिसे कोलकाता बोलते हैं, वो इसी तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। द 3 विलेजेस ग्रू एज ए सिटी ऑफ कलकत्ता, जिसे आपको आज के समय कोलकाता बोला जाता है, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये चीज़ सूतानाती, कालीकाटा एंड गोविंदपुर। फिर अगर देखें तो सूतानाती में जो फैक्ट्री था उसे फोर्टिफाई किया गया, उस फैक्ट्री का नाम क्या कर लिया? फोर्ट विलियम। तो फोर्ट हमने सन जॉर्ज भी देखा, उसी तरह से ये फोर्ट विलियम था। फिर 1717 में क्या, जॉन सुरामान, इसने रॉयल फरमान किससे ले लिया? मुगल एम्पर फारूक सियार से। हमने बात किया था फारूक सियार क्या था? मुगल एम्पर था, जो सैयद ब्रदर्स ने इसे मतलब गद्दी पर बैठाया था। तो मुगल फरमान ले लिया। उसमें क्या था कि इसको मतलब पूरा रिवेन्यू राइट्स मिल गया, कि मतलब इतना पैसा देकर और क्या कर सकता है, वहाँ का रिवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, टैक्स फ्री राइट मिल गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसको मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश बोला जाता है। ये बहुत बड़ा राइट मिल गया इसको, ब्रिटिश रूल को। तो लार्ज कंसेशंस मिला था कंपनी को, कि मतलब उस तरह का आपको परमिशन मिल गया था कि रिवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा कौन था? डेंस। ये मतलब बहुत कम समय तक इंडिया में, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा मतलब डेंस बोल सकते हैं, ये मर्चेंट कम था, ये ज़्यादा आता था कि मिशनरीज एक्टिविटी के लिए, मतलब माना जाता है। डेंस आया था कि यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी को फैला सके। ये ज़्यादा दिन ठीक भी नहीं पाया था। डेंस अराइव्ड इंडिया 1616 में ये आया था। दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट एट तरंकुबाड़, जिसे तमिलनाडु का रीजन है, और 1620 एडी में, और सीरमपुर बंगाल रीजन में 1676 में इसने क्या किया था? अपना एस्टेब्लिश किया था फैक्ट्री। दे वेयर फोर्स्ड टू सेल देयर सेटलमेंट्स, उसने ब्रिटिश को सेटलमेंट्स 1854 में क्या किया? बेच के निकल गया। लगा इसको यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं। फिर फ्रेंच सबसे लास्ट में था 1664 की, हमने बात की थी। फ्रेंच ये जो कंपनी था दोस्तों, ये गवर्नमेंट कंपनी था, जो कॉलवर्ट के अंदर ये स्टेट पेट्रोनेज था, मैंने गवर्नमेंट, इसलिए सबसे बड़ा रीजन था। फ्रेंच बहुत ही मतलब बोल सकते एक मजबूत मतलब एम्पायर लेकर आया था इंडिया में। ब्रिटिश से ज़्यादा मतलब मजबूत है इसका, जो मतलब अगर आप देखेंगे डलहौजी का, वहाँ बात करेंगे यहाँ पर, जो एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन मतलब स्टेट रूल था, मतलब मेनली क्राउन का जो रूल था, कंट्रोल ज़्यादा होता था, इसलिए ये मतलब सही से डिसीजन नहीं ले पाता था। इसलिए कारण फ्रेंच मतलब ज़्यादा दिन टिक भी नहीं पाया, ज़्यादा देर रूल भी नहीं कर पाया, पूरा टेरिटरी को कब्जा भी नहीं कर पाया। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो पेट्रोनेज उस समय लुइस 14 के अंदर में दिया गया था। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप किया गया था? सूरत में सेट किया गया था। याद रखना, इंग्लिश और सूरत द्वारा कहाँ रखना? फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप सूरत में किया गया था, इंग्लिश और फ्रेंच द्वारा, बाय फ्रांकोइस कारोन। सेकेंड कहाँ गया था? मसूलीपट्टनम में किया गया था 1669 एडी में। फिर अगर नेक्स्ट देखें, दे ऑक्युपाइड माहे, उसने क्या किया था? माहे को ऑक्युपाइड किया था। आपको याद रखना, माहे, यनम और कराईकाल को ऑक्युपाइड किया। फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी को उसने लेट डाउन किया था एडी में, जहाँ पर ज़्यादा दिन तक उसने मतलब मेन पौंडीचेरी में ही रह गया। जैसे पोर्तुगीज देखा ना, गोवा में ही रह गया जिंदगी भर, उससे पौंडीचेरी में रह गया, वहीं पर इसका कैपिटल बन गया। उसने फैक्ट्री भी आपको सेटअप किया था चंदर नगर में। फिर अगर देख सकते हैं, बहुत सारा गवर्नर भी था इसमें, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत हुआ। गवर्नर उसका डुप्लेक्स था, जो एक बोला जाता है कि थोड़ा सा यह मतलब स्ट्रॉन्ग गवर्नर था उस समय का, डुप्लेक्स का। ये चीज़ आपको याद रखना। फिर क्या हुआ कि कार्नेटिक वार हुआ। कार्नेटिक वार किसके बीच में हुआ था दोस्तों? ये कार्नेटिक वार फ्रेंच और इंग्लिश के बीच है, इसलिए एंग्लो कार्नेटिक। एंग्लो कभी भी आएगा तो एंग्लो का मतलब इंग्लिश हो जाता है, ब्रिटिश को एंग्लो बोला जाता है। तो एंग्लो कार्नेटिक वार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो सिख वार, समझ रहे ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एसेंडेंसी द फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुआ था, ये डेट आपको यहाँ पर याद रखना, 1746 से 1748 तक 2 साल तक चला था, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। नवाब ऑफ कार्नेटिक्स आर्मी वाज डिफीटेड बाय द फ्रेंच अंडर डुप्लेक्स के अंदर इसे हरा दिया गया था। बैटल ऑफ सन थॉम जो बैटल हुआ था उसके अंदर।
उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस ने क्या किया, मद्रास को सीज कर लिया। फिर वार्ड इंडेड जो हुआ ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली, ये याद रखना, ट्रीटी 1748 में उसका क्या हुआ था, कौन सा ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड वार हुआ 1749 टू 1754 में। तो फिर इसमें क्या हुआ, डुप्लेक्स ने क्या किया, अलाइन किया मुजफ्फर जंग के साथ, जो हैदराबाद का मेनली उस समय वहाँ का रूलर था। चंदा साहिब कार्नेटी का रूलर था। वार क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ये याद रखना, ऐसे गोडेहू बोला जाता है ट्रीटी, ये वार इंड हुआ। इसमें देखें तो आरकोट का सीज कर लिया गया था, जिसे क्लाइव एज ए नेशनल हीरो ऑफ इंग्लैंड बताया जाता है यहाँ पर। इसे मेल बोलते हैं कि इनडिसिसिव वार था, कोई मतलब यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं डिसीसिव वार नहीं था यह। फिर थर्ड वार देखे, फ्रेंच वार, जो एंग्लो फ्रेंच वार हुआ था, ये डिफीटेड फ्रेंच को डिफीट कर दिया गया पूरी तरीके से। इसके बाद ही फ्रेंच का रूल इंडिया में मेनली बोल सकते हैं खत्म ही हो गया। पौंडीचेरी में एक जगह वो रह कर रूल करता था, परमिशन भी इसको ब्रिटिश से लेना पड़ता था। तो ब्रिटिश फ्रेंच वे डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द डिसीसिव बैटल ऑफ वांडीवास, ये याद रखना 1760 में ये बैटल ऑफ वांडीवास सबको चला था। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश ने फ्रांस को बुरी तरीके से हराया। इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया, हमने देखा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, उसी तरह से ट्रीटी ऑफ पेरिस यहाँ पर साइन किया गया। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली, मद्रास नहीं था, वो हम लोग बात करेंगे, एंग्लो जो मैसूर वार हुआ था उसमें। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार। फिर जो नेक्स्ट कार्नेटिक वार हुआ था सेकंड, उसमें ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हमने देखा, ट्रीटी ऑफ गोडेहू बोला जाता है। ट्रीटी याद रखना दोस्तों, ट्रीटी पूछा जाता है। थर्ड में हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, इसे 7 ईयर ऑफ वार ऑफ यूरोप सक्सेशन भी बोला जाता है, जो कि मेनली ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन था, वहाँ पर सक्सेशन की लड़ाई लड़ा जाता था। तो वही लड़ाई यहाँ भी आपको एक मतलब बोल सकते हैं रगड़ा था दोनों के बीच में, जो यहाँ पर भी आपको शुरू हो गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये हमारा पूरा क्या था, यहाँ पर ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन था, जो ब्रिटिश का मेनली एक्सपेंशन तो आगे हम डिस्कस करेंगे, जो ब्रिटिश का एडवेंट का, यूरोपियंस का जो एडवेंट था, जो आगमन था, वो सारा चीज़ हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और आगे जो हम डिस्कस करेंगे आपको एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, जिसमें कि हम लोग बंगाल ये सब सारा चीज़ डिस्कस कर लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर आपको वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो रहने देते हैं इतना ही आज हम। तो ये आपको पूरा जो लेक्चर है दोस्तों स्काई एकेडमी 360 पर आपको मिल जाएगा, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लस हमारा ऐप पर भी चैनल है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, गाइडेंस प्रोग्राम सारा चीज़ करवाया जाता है, प्लस हमारा हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम में कोर्स को पूरा कंप्लीट किया जाता है। तो जुड़िए हमारे साथ, मेहनत करेंगे साथ में और आपको रिजल्ट दिलवा कर रहेंगे, ये हम एश्योर करना चाहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने दे दोस्तों, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे जरूर मिलेंगे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।